हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर एकेडमी। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट का सबसे लास्ट पार्ट पढ़ा था हमने। लास्ट क्लास में क्या कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन देखा था, फिर सॉल्यूशन का क्या देखा था, कंसंट्रेशन, फिर देखा था डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग यूनिट में लेते हो तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उसी कंसंट्रेशन टर्म्स में आज नेक्स्ट हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, क्या, मोलैलिटी। क्या पढ़ते हैं? कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मोलैरिटी। क्या पढ़ा था? मोलरिटी। मैं शॉर्ट में पहले मोलरिटी बताता हूँ। मोलरिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या बोला था, मोलरिटी क्या होता है? तुम कहोगे मोलरिटी M इजिकल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर क्या लेते हैं? सोल्यूट का मोल, नीचे क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब तक हमने जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे ना, वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अमाउंट ऑफ सोल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ। सबसे पहला ऐसा एक बेहुदा टर्म्स है मोलैलिटी, जो सॉल्यूशन के टर्म्स में नहीं, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दे आर कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, एक्सेप्ट मोलैलिटी दे आर कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। तो मोलैलिटी कहते किसको है? अगर मैं इसको डिफाइन करूं, M इजिकल टू, इस स्मॉल m को हम लोग बोलते हैं मोलल। क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते थे? इस m को मोलर बोलते थे। क्या बोलते थे? और इसको क्या बोलते हैं? मोलल बोलते हैं। मोलैलिटी क्या होता है? ऊपर में यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे में क्या लेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? केजी। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके? इन केजी। इसी को क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। अब मान लो किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट का वेट 1 kg हो जाए, कितना हो जाए? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन 1, एनीथिंग अपॉन 1, एनीथिंग के बराबर होगा। तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg हो जाए तो जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है वही क्या होगा? तो हम ये भी कह सकते हैं मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो यही डिफिनेशन है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ क्या बेटा? सॉल्वेंट। उसी को क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। हाँ या ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो नंबर ऑफ मोल निकालने का तुमको फिफ्थ फॉर्मूला आ गया। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या? मोलैलिटी मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? लेकिन ये M क्या होगा? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के मोलैलिटी को अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट से तुम क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब मान लो फिर हम लोग बात करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का डायरेक्टली मोल ना दे करके वेट दे दे। क्या दे दे? मोल ना दे करके तुमको क्या देंगे? वेट देंगे। तो नंबर ऑफ मोल को तुम कैसे निकालोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और अगर सॉल्वेंट का वेट अगर तुमको ग्राम में दिया है तो उसको कैसे डिवाइड करोगे? 1000 से, तभी केजी में आएगा। अरे बोलो हाँ है ना? तो उस कंडीशन में मोलैलिटी क्या हो जाएगा? मोलैलिटी M इजिकल टू, ऊपर में क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? वेट के टर्म्स में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूँ। वेट किसका? सॉल्यूट का, जो गिवन वेट होगा उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो ये किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नीचे में क्या जाएगा? वेट ऑफ। तो अगर समझो वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया हुआ है? ग्राम में। तो उसको किससे डिवाइड करोगे? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या जाएगा? मोलैलिटी M इज इक्वल टू W/M इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में? क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? W/M ये क्या है? ये किसका दिया हुआ है? W/M बोलो ना, सॉल्यूट का। और ये वेट किसका है? तो डायरेक्टली अभी किसी सॉल्यूशन के लिए तुमको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? ग्राम में। तो तुम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो? मोलैलिटी। फिर बात करते हैं, समझो फॉर एग्जांपल तुमको दे दे 2 मोलल, इस स्मॉल m को क्या बोलते हैं? 2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन। क्या दे दिया तुमको? 2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? खुद से सोचना। अगर तुमको 2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन देना तो समझो मोलैलिटी कितना हो गई? 2। तुम वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg ले लो
तो क्या हो जाएगा 2 मोल इन 1 kg। 2 मोल का मतलब क्या हुआ कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 मोल ऑफ यूरिया, मतलब ये यूरिया क्या है? सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ क्या बेटा? सॉल्वेंट। और अगर मैंने कहा था कुछ नहीं, कल की क्लास में ही कहा था कुछ नहीं दिया है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर। तो ये सॉल्वेंट तुम क्या लोगे? बोलो भाई ना। अब 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, ये तुमको सॉल्यूट का अमाउंट पता चल गया, तुमको सॉल्यूट का मोल पता चल गया, तो क्या सॉल्यूट का वेट नहीं निकाल सकते हो? बोलो ना, हाँ ना। यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। आप इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो कितना आ जाएगा? 60 ग्राम। तो अगर 2 मोल तुमको दिया हुआ है तो 2 मोल के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 2 मोल के लिए मॉलिक्यूलर वेट नहीं, 2 मोल के लिए वेट कितना हो जाएगा? यही होगा ना, मोल इंटू, तो मोल कितना? 2 इंटू 60 कितना? तो एक लाइन देकर के देखो तुमको क्या हो गया? 120 ग्राम ऑफ क्या हो गया? वेट ऑफ यूरिया, मतलब सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 1 kg। 1 kg का मतलब वेट ऑफ वाटर कितना हो गया? तो एक लाइन दे करके देखो तुमको सॉल्यूट का भी वेट दे दिया और सॉल्वेंट का भी वेट दे दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमेशा मोललिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का मोल होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? मोललिटी। अब बताओ ये टेम्परेचर रिलेटेड, सॉरी ये मास रिलेटेड है या वॉल्यूम रिलेटेड है? मास। तो क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर यही मैं मोललिटी की बात कर रहा होता, किसकी बात कर रहा था, तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम क्या है? टेम्परेचर रिलेटेड है, तो फिर वो टेम्परेचर पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो तुम इससे जरूर समझ लें कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आते हैं, अगर उसमें वॉल्यूम का कोई फंडा आता है, अगर वॉल्यूम का फंडा है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और अगर मास का फंडा है तो टेम्परेचर पे डिपेंड। तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो मास पे डिपेंड करता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, और वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तुम्हें नहीं आई? हाँ या ना? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 255 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना? 255 ग्राम। इतनी बात समझ में आई? आगे क्या कह रहा है? कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया। तो तुमको क्या लग रहा है, ये यूरिया सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? सॉल्यूट है। जिसका अमाउंट कम हो उसको क्या बोलेंगे? तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? बोलो बेटा। 5 grams। तो लगे हाथ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तुमको पता है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन माइनस क्या करोगे? सॉल्यूट। तो कितना आ जाएगा? 50 grams। क्लियर? कह रहा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोललिटी पूछा है। क्या पूछा है? इन टर्म्स ऑफ मोललिटी। तो मोललिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोललिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये टर्म किसका है? सॉल्यूट इनटू, बोलो, 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है तुमको? 5। क्वेश्चन में यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट तुमको दे रखा है कितना? 60। तो कितना जाएगा? 5/60 सॉल्यूट का, हाँ या ना? इनटू कितना बेटा? 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? क्या गलत कह रहा हूँ? कैंसिल हो जाएगा। 254 जा कितना? 1000। बोलो है ना? 5 1 जा 5, 5 12 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना है बेटा? 1.3, मतलब 0.33 मोलर। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? क्या कुछ डिफिकल्ट था? निकाल सकते हो। तो कभी भी किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है तुम निकाल सकते हो। मान लो तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ, तुमसे कह देगा कि बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये था ना, इन टर्म्स ऑफ मोललिटी। समझो ये पहला पार्ट कह दिया तुमको मोललिटी निकालो।
अगर मैं तुमसे कहता दूसरा पार्ट निकाल दो, परसेंटेज वेट बाई वेट निकाल दो, तो क्या अपन निकाल सकते थे? वेट बाई वेट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? नीचे में क्या लेना है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? सॉल्यूशन। कितना है सॉल्यूशन का वेट? 255 मल्टीप्लाई बाय, तब तुम्हारा ये क्या निकल गया? परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम एक ही चीज निकाल सकते हो, जो पूछे तुम मुझसे निकाल सकते हो, तुम्हें ऑपरेट करना ना चाहिए। तो पहले हम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन के सारे कर लिए थे। क्या क्या? वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और एक पढ़ा था मोलरिटी। आज हमने क्या पढ़ा? मोलरिटी। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल अमाउंट का 40% ऑफ हो जाएगा, यही समझ में ना? तो 40% मतलब कितना? 100 में से 40। तो कोई भी चीज अगर 100 के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो उसको बोलते हैं परसेंटेज। आई होप सब बच्चा जानता होगा। अब मैं कहता हूं कोई भी चीज अगर 1 के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और परसेंटेज एक ही बात है। फ्रैक्शन कितने के रिस्पेक्ट में होती है? 1 के रिस्पेक्ट में। और परसेंटेज कितने के रिस्पेक्ट में होती है? क्या मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही है? तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इस फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा? अगर कोई चीज परसेंटेज में, पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेना, अगर कोई चीज परसेंटेज में मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 100, और कोई चीज अगर फ्रैक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू 1, अगर कोई चीज विथ रिस्पेक्ट टू 1 है तो उसको फ्रैक्शन बोलेंगे, और कोई भी चीज विथ रिस्पेक्ट टू 100 है तो उसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अब समझो दो दोस्त है, कोई भी एक कोई दोस्त है, उसका नाम है विशाल, दूसरा दोस्त है उसका नाम है उमेर। अब मैं कहता हूं कि विशाल ने समझो 40 रुपीज पे किया होगा शेयरिंग में, और उमेर ने समझो 30 रुपीज पे किया होगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो टोटल बिल कितने का हुआ है? 70 रुपये का टोटल बिल होगा, जिसमें से किसी ने 40 दिया होगा, किसी ने 30 दिया होगा। अब मैं पूछूं कि इसमें विशाल का कंट्रीब्यूशन कितना है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विशाल? इतनी बात तो समझ में आ गया कि 40% तो नहीं होगा। इतना तो समझ में आ गया। तो अगर मैं पहले परसेंटेज ऑफ अगर विशाल निकालू, ध्यान से देखना, परसेंटेज किसका निकालू? विशाल। तो विशाल का कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय, और अगर मैं परसेंटेज ऑफ उमेर निकालू तो उमेर का कंट्रीब्यूशन 30 अपॉन, बोलो। और अभी मैंने क्या कहा कि जब 100 से मल्टीप्लाई करके तुमको परसेंटेज मिला तो जिसको मल्टीप्लाई करे वो क्या होगा? फ्रैक्शन हुआ। तो मैं अगर पूछूं कि इसमें विशाल का फ्रैक्शन कितना है तो तुम क्या कहोगे? 40/70। और मैं तुमसे पूछूं कि उमेर का कंट्रीब्यूशन कितना है तो 30/70। तो 4/7 ये विशाल का फ्रैक्शन है, और 3/7। तो कभी भी किसी का परसेंटेज निकालते हो तो उसका कंट्रीब्यूशन अपन टोटल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, और अगर फ्रैक्शन निकालना होगा तो उसका अपॉन टोटल कर दो। फ्रैक्शन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो ना, हाय ना, पक्की बात। चलो, एक कोई लड़का है धीरज, इसने 200 रुपीज पे किए होंगे किसी भी चीज के कंट्रीब्यूशन में, और मान लो हर्ष ने 300 रुपीज पे किया। दोनों मिल करके टोटल कितना बिल हो गया? बिल। अब मैं तुमसे कहूंगा कि इसमें फ्रैक्शन ऑफ धीरज बताओ, तो कितना होगा? धीरज का कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल बिल। अरे बोलो ना। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ धीरज अपॉन क्या करोगे? टोटल। क्या गलत कह रहा हूं? और अगर मैं तुमसे कहूं परसेंटेज ऑफ धीरज बताओ, तो यही करोगे तुम। क्या? कंट्रीब्यूशन ऑफ धीरज अपॉन क्या बेटा? टोटल इनटू। क्या कोई दिक्कत? क्या इसमें कुछ साइंस है क्या? कोई लॉजिक, कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री लग रहा है क्या? लॉजिक है। चलो लॉजिक है, बेसिक मैथमेटिक्स है जो तुम स्कूल में पढ़े होगे, 7th 8th के स्टैंडर्ड में पढ़े होगे। इतना ही है ना, और इतना हर बच्चा जानता होगा।
तुम पढ़े हो तो भी नहीं जानते होगे, कई लोग ऐसे भी जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अभी मैं धीरज और हर्ष कर रहा था, यहाँ पे उमेर और विशाल कर रहा था। अब उमेर और विशाल ना करके अब मैं बात कर देता हूँ मोल। जैसे अभी फ्रैक्शन ऑफ धीरज है तो मैं बात कर दूंगा फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना का हुआ था। अब मैं हमने क्या किया, कल की क्लास में देखा था, हमने एक क्या लिया, एक सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन तभी बना होगा जब मैंने फिर 2 को लाया होगा। अब इस बार मैं यहाँ पे धीरज और हर्ष नहीं कर सकता, उमेर और विशाल नहीं कर सकता, क्या बोलना पड़ेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या मेरी भावनाओं को तो समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे 2 चीजें होगी, एक को क्या बोलूंगा, बोलो सॉल्यूट, दूसरे को क्या बोलूंगा, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किए होगे तभी सॉल्यूशन बना होगा। हर बच्चा बोलो हाँ या ना। अब मिक्स करने के लिए कुछ अमाउंट सॉल्यूट का भी लिए होगे और कुछ अमाउंट सॉल्वेंट का भी लिए होगे। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। तुमने सॉल्यूट का कितना अमाउंट लिया ये बताओ। वेट के फॉर्म में लिए होगे, समझो x ग्राम ले लिया, w ग्राम ले लिया, कुछ तो लिया होगा। समझो इस सॉल्यूट का कोई भी तुमने अमाउंट लिया होगा। इट कैन बी आइदर इन टर्म्स ऑफ वेट, आइदर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आइदर इन टर्म्स ऑफ नंबर या आइदर इन टर्म्स ऑफ मोल, कुछ भी लिया होगा। वेट, वॉल्यूम, नंबर यही ले सकते हैं ना। तो समझो इसका कुछ भी अमाउंट तुम लिए होगा, किसके टर्म्स में, या तो वेट के टर्म्स में या नंबर के टर्म्स में या किसके, वॉल्यूम के टर्म्स में। तुम उसके करस्पॉन्डिंग इसका मोल निकाल सकते हो। अरे वेट के टर्म्स में तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल, वॉल्यूम के टर्म्स में अगर गैसियस एसटीपी पे है तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, और अगर नंबर है तो गिवन नंबर ऑफ नेविगेटर नंबर। तो इसको मोल ऑफ सॉल्यूट बोलो, बोलो। तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम क्या निकाल सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट, बोलो हाँ या ना। अब मोल ऑफ सॉल्यूट को हम ऐसे लिख देता हूं, एन सॉल्यूट, चलेगा। और तुम्हारी मर्जी कि तुम अगर सॉल्यूट को समझो बी से रिप्रेजेंट करते हो, किससे रिप्रेजेंट करते हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बी। इसमें कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा है, कोई केमिस्ट्री तो नहीं है। चलो सिमिलरली सॉल्वेंट का भी तुमने कुछ ना कुछ अमाउंट लिया होगा। अरे बोलना बालक हाँ या ना। तुमने सॉल्वेंट का कितना अमाउंट लिया, फिर कुछ ना कुछ वेट लिया होगा, वॉल्यूम, नंबर, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी तुमने लिया होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका मोल निकाल सकते हो। सही कह रहा हूं। चलो तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सॉल्वेंट। और तुम अगर सॉल्वेंट को अगर ए लेते हो तो इसको क्या ले लेते हैं। एक बात मैं तुमको फिर बता दूं, अगर मैंने यहाँ पे ए और बी लिया होगा तो इसके पीछे भी कुछ वजह होगा। यहाँ पे बताया था ना उमेर और विशाल में उमेर को पहले क्यों नहीं लिया। तो जब यही सेम चीज़ तुम क्लास 12 में जाकर के, तुम्हारा एक चैप्टर है जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। हम तो मोल में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं ना। जब क्लास में 12 में तुम लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ोगे ना, तो जितना भी बुक पढ़ो या जितना भी लेक्चर देखो, पता नहीं क्यों सबके सब लोग दुनिया में सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट किए हैं। तो कहने का ये रिप्रेजेंट में तुमको एन ए और एन बी मिलेगा। बोलो ना आए ना। जब तुम वेपर प्रेशर पढ़ोगे, राउट्स लॉ पढ़ोगे, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ोगे, तो हर जगह तुमको एन ए एन बी दिखेगा। ए से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को किससे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब समझो यहाँ पे जैसे धीरज और हर्ष था, तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूट का कितना, एन सॉल्यूट, सॉल्वेंट का कितना। तो सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हो गए, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। क्या कुछ गलत कहना जा रहा हूं। तो इस सॉल्यूशन में टोटल मोल ऑफ जो सॉल्यूट हो गए ये कितने हो गए, एन सॉल्यूट प्लस एन, बोलना। तो इस सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल बोलो एन सॉल्यूट प्लस एन। क्या हर एक बच्चों को समझ में है। अब यहाँ पे जैसे मैंने फ्रैक्शन ऑफ धीरज निकाला था, तो मान लो अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालता हूं, तो फ्रैक्शन ऑफ धीरज में ऊपर धीरज का कंट्रीब्यूशन अपन टोटल किया, तो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में ऊपर सॉल्यूट का मोल अपन टोटल मोल। क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन किसका निकालना है, मोल का, तो ऊपर सॉल्यूट का मोल कितना, एन सॉल्यूट, और टोटल मोल कितना, एन सॉल्यूट प्लस एन। क्या मेरी बात समझ में आई। सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट, कोई दिक्कत। तो ये कोई केमिस्ट्री का टॉपिक है भी नहीं, ये तुमको सिंपल पार्ट है। फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल में उस पार्टिकुलर वो पार्टिकुलर स्पीशीज कितना प्रेजेंट है वही उसका क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। बोलो हाँ ना। तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। एक को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, दूसरे को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो मैं ध्यान से लिख देता हूँ, ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन,
इसके दो कंपोनेंट, एक को क्या सॉल्यूट, दूसरे को क्या सॉल्वेंट का जो अमाउंट है उसको क्या लिख सकते हैं एन सॉल्वेंट, और सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसको क्या लिख सकते हैं एन सॉल्यूट। एन सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल कितने हो गए एन सॉल्यूट प्लस एन बोला बेटा सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं एक्स सॉल्यूट, तो जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसका वो अपन टोटल, और यहाँ पे फ्रैक्शन किसका निकालना है मोल का, तो ऊपर क्या बोलो बेटा एन सॉल्यूट अपॉन एन टोटल, और एन टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बराबर होगा। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालूं तो एन क्या बेटा सॉल्वेंट अपॉन एन, और हमेशा किसी भी दो चीज़ के परसेंटेज को अगर तुम ऐड करो तो वो 100 आता है, तो कभी दो चीज़ों के फ्रैक्शन को तुम ऐड करो तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, बोलो हाँ या ना। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑलवेज इक्वल टू 1। पहले मोल फ्रैक्शन समझ में आया, तो ये लिखा भी हुआ है डिफिनेशन, अब तुमको समझ में आ जाएगा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट की बात करते हो तो रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट टू टोटल नंबर ऑफ मोल, और अगर सॉल्वेंट की बात करोगे तो रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उसी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल में सॉल्यूट का कितना मोल है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हुआ, और सॉल्वेंट का कितना मोल है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हुआ सॉल्वेंट। समझ में आया नहीं आया। और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपन क्या कर दो टोटल मोल कर दो। अब मोल फ्रैक्शन में नोट करके दो बातें तुम और समझ लो। पहला चीज कहता है जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी यूनिटी। जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हो, अगर तीन भी कंपोनेंट हो, थोड़ी नहीं कि दो ही लोग कंट्रीब्यूट, अगर तीन बच्चे आपस में कंट्रीब्यूट करके शेयर करें तो उसका नहीं निकाल सकते हो। तो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, या ऐसे लिख लो इसको, ऐसे नहीं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बेटा सॉल्वेंट हमेशा कितने बराबर होगा 1। तो तुम अगर एक का निकाल लिए तो दूसरे का क्या कर लो माइनस कर दो। बोलो कभी भी कोई चीज़ अगर दो लोग आपस में मिक्स करते हैं या शेयर करते हैं तो उनमें उनका परसेंटेज 100 से ज़्यादा हो सकता क्या नहीं, 0 हो सकता क्या। 0 कब होगा उसने कुछ दिया ही नहीं होगा। 100% कब होगा जब सबका सब उसी ने दिया होगा। अगर दो लोग मिलकर शेयर किए होंगे तो जो भी होगा वो 0 to 100 के बीच में होगा कि नहीं होगा। तो सिमिलरली मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो सकती क्या हो सकती, कब जब वो है ही नहीं। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो सकती क्या जब वो 100% वही है, और जब मिक्सचर है तो हमेशा 0 to 1 के क्या होगा बीच में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो किसी भी चीज़ का जो मोल फ्रैक्शन x है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या होगा 1, क्या इक्वल हो सकता है। तो x की वैल्यू इक्वल कब होगा जब 100% वही होगा, मतलब प्योर फॉर्म में। बोलो तो ये तब हो सकता है जब वो 100% क्या हो प्रेजेंट हो। और 0 कब हो सकता है, क्या मेरी बात समझ में आए। तो 0 तब होगा जब प्रेजेंट ही नहीं होगा, और 1 तब होगा जब 100% प्रेजेंट होगा। बोलो ना हाँ है ना। तो मोल फ्रैक्शन के लिए ये दो चीज़ समझ में आए। क्या हर बच्चों को मोल फ्रैक्शन समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत हाँ या ना। दिक्कत में हाँ बोला या नो दिक्कत में हाँ बोला। चलो अब पहले मैं तुम पे इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं तुमको समझाता हूँ कि कैसे मोल फ्रैक्शन पे पहले क्वेश्चन कराता हूँ ताकि तुमको समझ में। हमेशा मोल फ्रैक्शन किसका फ्रैक्शन है, मोल का या वेट का, मोल का। समझ में आ रहा है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ 30 ग्राम ऑफ यूरिया को तुमने डिजोल्व कर दिया कितने में 90 ग्राम ऑफ वाटर में। तो तुमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन बताओ किसका, वाटर एंड यूरिया, किसी एक का निकालो तो दूसरे का 1 में से माइनस कर दोगे। बोलो तब रुक करके पहले तुम समझो कि ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। ये हमने क्या लिया सॉल्यूशन बनाया। अब इस सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए हमने क्या लिया, बोलो 30 ग्राम ऑफ यूरिया लिया, और दूसरा क्या लिया
30 ग्राम ऑफ यूरिया लिया और 90 ग्राम ऑफ क्या लिया, वाटर। कोई दिक्कत? अपने को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अगर यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा, एन यूरिया अपॉन एन यूरिया प्लस एन क्या बेटा, जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल अपॉन टोटल मोल। क्या गलत कह रहा हूं? नहीं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो एन क्या बेटा, वाटर अपॉन एन वाटर प्लस एन क्या, यूरिया। अब इसी को तुम टोटल कह दो या ऐसे लिख दो। मोल फ्रैक्शन में पुट किसकी वैल्यू करनी है, मोल की या वेट की, मोल की। बोलो है ना, ऐसा नहीं है कि वेट फ्रैक्शन नहीं होता है, तुम डायरेक्टली वेट पुट कर दोगे तो वो वेट फ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पूछा है। प्रॉब्लम में क्या दिया है, वेट दिया है, तो तुमको पहले वेट से क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना। यही मैं तुमको समझाना चाहता था। तो पहले तुम क्या निकाल लो, मोल ऑफ यूरिया। तो वेट के टर्म्स में मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 30 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 60, कितना आ गया बेटा 0.5 मोल। और इस केस में अगर मैं इसका मोल निकाल लूँ, मोल इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना 90 अपॉन 18 कितना, तो यूरिया का मोल 5 और वाटर का मोल कितना 5, 0.5 और 5 आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 5, तो कितना 0.5 अपॉन क्या 5.5, तो कितना जाएगा 5 अपॉन 55, बोलो ना। तो ये कितना जाएगा 1/11। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब तुम अगर इसका निकालना है तो या तो तुम इसको निकाल सकते हो, या एक का पता चल गया तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की बात करूं तो ये भी कह सकता हूं ना 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो 1 माइनस 1/11 कितना 10/11, बोलो ना है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो गया, समझ में नहीं आया, निकाल सकते हो। तो डायरेक्टली अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तुमको वेट दिया हुआ है तो जरूरी नहीं तुम उससे करस्पॉन्डिंग पहले मोल निकालोगे फिर तुम उसका सॉल्व करोगे। समझ में आया? आ जाओ, एक और कंसंट्रेशन टर्म्स बचा हुआ है, पहले उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। क्या है पार्ट्स पर, जिसको पीपीएम बोलते हैं। पहले तुम समझना कि ये पीपीएम पहले यूज कहाँ करते हैं तो तुमको समझ में आएगा। जनरली पीपीएम तुम यूज करते हो जब तुम थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो तुमको एक टर्म्स पढ़ना पड़ेगा, मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे तुम कुछ कंपाउंड पढ़ोगे तो तुमको पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट को पढ़ना है, हाइड्रोजन को पढ़ना है। जब तुम हाइड्रोजन पढ़ोगे तो हाइड्रोजन के तुमको कंपाउंड पढ़ने हैं, और हाइड्रोजन के पहला कंपाउंड तुमको पढ़ना है वाटर। जो तुम H2O जानते हो ना, H2O को तुमको डिटेल्स में पढ़ना है कि प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या है, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वाटर को बनाते कैसे, ये तमाम चीज़ें तुमको पढ़ना है। उसी में तुम देखोगे कि कई जगह तुम देखना कि पानी को अगर तुम स्टील के बर्तन में रखते हो और ज़्यादा दिन तक यूज करते हो तो वो बर्तन पीला हो जाता है। गांव वगैरह में देखना कुएं के पानी को अगर स्टील के बर्तन में तुम रखते हो तो वो बर्तन पीला हो जाता है, येलोइश कलर। ये इसलिए होता है, ये वैसे भी देख लो, कभी भी तुम अगर घर में भी देखना कि अगर किसी चीज़ में बाथ टब वगैरह में जो भी बाथरूम का बाल्टी वगैरह होता है, अगर तुम पानी अगर उसमें है ना तो किनारे से ना व्हाइट कलर की एक पपड़ी बैठ जाती है। सिंटेक्स में देखना कि जहाँ पे वाटर का लेयर होता है ना उस बर्तन में एक निशान हो जाता है, व्हाइट कलर की एक पपड़ी बैठ जाती है। जो व्हाइट कलर का जो पपड़ी बैठता है, जो सॉलिड पार्ट बैठता है ना, वो इतना मजबूत होता है कि तुम उसको नाखून से हटा ही नहीं सकते। वो बेसिकली क्या है, वाटर में डिजॉल्व सॉल्ट है। और तब तुम जाके पढ़ोगे वाटर दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हार्ड वाटर, दूसरे को क्या बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। हर पानी में तुम अगर साबुन घिसते हो ना तो झाग नहीं आता है, और कुएं वगैरह के पानी में तुम अगर साबुन कितना भी घिस लो उतना ज़्यादा सफिशिएंट झाग नहीं होता। उसी के पर्पज से हम लोग वाटर को जब देखते हैं तो उसी को बोलते हैं सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर।
हार्डनेस ऑफ वाटर ऐसा नहीं होता है कि उसमें कोई पॉइजन होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है, कुछ डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, कुछ डिजॉल्व क्या होते हैं, जो पॉइजनस नहीं होते, वो लॉन्ड्री पर्पस के लिए यूज नहीं होते हैं। तो वहाँ पे जो वाटर में जो डिजॉल्व इम्प्योरिटी है ना, तो उसका बहुत कम अमाउंट होता है, बहुत कम अमाउंट होता है। और कभी भी किसी भी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ना के बराबर है, तब उसको मेजर करते हैं पीपीएम में। किसमें मेजर करते हैं? तो ये याद रखना, पीपीएम बेसिकली हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? ये सब कुछ चीज़ें तुम याद रखना, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं। और हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? कुछ डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, उसी के लिए। और जब किसी भी सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, ना के बराबर हो, तब उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पीपीएम यूज करते हैं। अभी भी कॉन्सेंट्रेशन है तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ क्या? सॉल्यूशन। परसेंटेज था तो मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ बहुत कम इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10⁶ लिखते हैं। देखो पढ़ के देखो, कह रहा व्हेन ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन वेरी, देन दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इज यूज। तब इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ क्या? सॉल्यूशन। 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होंगे वही उसका क्या कहलाएगा? पीपीएम। पीपीएम कैन बोथ इन द टर्म्स ऑफ मास और इन द टर्म्स ऑफ मोल। मोल के भी टर्म्स में निकाल सकते हो और मास के भी टर्म्स में निकाल सकते हो। इफ नथिंग हैज बीन स्पेसिफिक, तब हम लोग किसके टर्म्स में निकालेंगे? मास के टर्म्स में। तो समझो, अगर ये परसेंटेज मास, परसेंटेज वेट बाय वेट, या परसेंटेज बाय मास, या परसेंटेज बाय वेट होता, तो क्या लिखते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, ये लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये पर मिलियन, तो मिलियन कितने को बोलते हैं? 10⁶। 10 लाख को बोलते हैं ना। 10 लाख मतलब क्या? लाख मतलब 1 पे 50, 10 लाख मतलब 1 पे 60, 10⁶। और इसके टर्म्स में के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएम। तो ध्यान से देखो, अब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल मास, तो ये मास फ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और मास फ्रैक्शन को अगर 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल गया तुमको? पीपीएम। तो कभी तुमको क्वेश्चन वगैरह मिला तो यहाँ पे 100 ने 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना। वैसे तुमको ना के बराबर ही क्वेश्चन मिलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि नए सिलेबस से हाइड्रोजन चैप्टर एनसीईआरटी से हट गया है। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक क्या हो गया? हट गया है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर भी तुम्हारे सिलेबस से हट गया है। और पीपीएम में मेजर किसको करते थे? हार्डनेस ऑफ वाटर को ना। तो जब हार्डनेस ऑफ वाटर ही हट गया है, तो वाटर की हार्डनेस ही हट गई, तो क्या मेजरमेंट रहेगा? क्या नहीं। मतलब ये तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन तो भी मैंने तुमको बता दिया कि कहीं बुक वगैरह में देखोगे तो तुमको मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हम लोग बात करते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग की। पहले इस ध्यान से समझना मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या है, फिर हम लोग इस टर्म्स पे आएंगे। समझो, तुमने एक सॉल्यूशन बनाया, शुगर वाटर लिया, तो इसको शुगर सॉल्यूशन या शुगर सिरप कह सकता हूँ। उसमें तुमने चीनी कितना डाला? 4 स्पून डाला, 4 स्पून, चलो इसी की बात मानते हैं। अब इसने क्या किया? 4 स्पून शुगर, चीनी डाला और पानी डाला, सॉल्यूशन बना। कुछ ना कुछ मीठापन होगा। अब इधर से धीरज आया, ये क्या किया? अपने पानी का बोतल इसमें डाल दिया। पानी का बोतल नहीं डाला, बोतल का पानी डाल दिया। मतलब सबसे पहले भरत ने क्या किया था? 4 स्पून चीनी डाल करके सॉल्यूशन बनाया था। धीरज आके क्या करता है? इसमें पानी ऐड करके इसको बढ़ा देता है। बोलो हाँ या ना? तो पहले जो मीठापन है और अभी जो मीठापन है सेम रहेगा कि अलग हो जाएगा? पहले जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, शरबत का वॉल्यूम है, बाद में जो शरबत का वॉल्यूम होगा अलग होगा कि सेम होगा? लेकिन एक चीज है जो अभी भी सेम है, चीनी। चीनी पहले भी 4 स्पून था, अभी भी कितना है? तो कभी भी किसी बने हुए सॉल्यूशन में अगर तुम पानी ऐड कर देते हो, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो पहले डाइल्यूशन की बात करते हैं, मतलब सॉल्यूशन में हमने पानी ऐड किया। अब इस सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होंगे, और इस सॉल्यूशन है ना, तो इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी होगा m, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा v, और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होंगे n। बोलो m क्या है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को कह सकते हैं
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही है ना। वी क्या है बोलना बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और एन क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बोलो क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, हाँ या ना। ठीक, अब इस बने हुए सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूँ कि कुछ VmL वाटर डाल देता हूँ। क्या डाल दिया, V डैश डाल देता हूँ, V डैश ml ऑफ क्या ले लिया, वाटर, मतलब कोई सॉल्वेंट ऐड कर देता हूँ। तो अब जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बनेगा, पहले भी सॉल्यूशन तो पानी डाल दिया, तो अब जो ये सॉल्यूशन बना, अब ये जो सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन A और B सेम होंगे क्या, नहीं। आगे समझ में आ रहा है, इससे सिंपल और कुछ नहीं समझा सकता। इस केस में इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, पहले वॉल्यूम कितना था V, तुमने कितना डाल दिया V डैश, तो कितना हो जाएगा, इसी को मैं फाइनल वॉल्यूम ले सकता हूं। और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, क्या मैं इसको इनिशियल वॉल्यूम ले सकता हूं, बोलो ना, इनिशियल वॉल्यूम कितना ले सकता हूं, V1, बोलो हाँ ना। तो जब भी तुम किसी सॉल्यूशन में, तुम बने हुए सॉल्यूशन में तुमने पानी डाल दिया, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, बिकॉज वॉल्यूम इज एडिटिव प्रॉपर्टी, ये हमेशा ऐड होगा, बोलो ना हाँ ना। ठीक, अभी कॉन्सेंट्रेशन कितना था, मोलरिटी M, बोलो क्या बाद में कॉन्सेंट्रेशन M होगा क्या, नहीं होगा, होगा क्या, तो अभी मैं इसका मोलरिटी लिखूं, मोलरिटी, ये मोलरिटी M होगा क्या, नहीं, जो भी कुछ होगा अलग ही होगा। चलो इसको फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी MF लिख देता हूं। लेकिन अभी भी उस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में एक चीज है जो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि तुमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर n मोल ऑफ सॉल्यूट था, तो यहाँ भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, n। बोलो कुछ गलत कह रहा हूं, तो अभी भी इसमें जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, बोलो ना, n ही होगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, बोलो ना बेटा हाँ या ना। तो चलो निकाल लो यहाँ से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, कितना होगा इस केस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देख, ऐसे नहीं, मोलरिटी क्या होता है, M इजिकल टू N अपॉन V, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बोलो हाँ ना। तो मोलरिटी कितना था M, वॉल्यूम कितना था V1, तो बताओ N कितना होगा, M इंटू V1। क्या कुछ गलत कह रहा हूं, बोलना बेटा हाँ या ना। इस केस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट N कितना होगा, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी और वॉल्यूम कितना, तो कितना होगा MF इंटू, क्या कुछ गलत कह रहा हूं। अब देखो दोनों सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सेम होगा कि अलग अलग होगा, अरे से मोल ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही होगा ना, बोलना हाँ या ना। मान लो इनिशियल मोल को तुम अगर N1 ले लेते हो, कितना ले लिए, अगर इसको मैं N2 ले लूं, तो N1 N2 चेंज होगा क्या, नहीं। इनिशियल मोलरिटी को मान लो यहाँ पे मैं M1 ले लेता हूं, और फाइनल मोलरिटी को मैं M2 ले लेता हूं, MF ना लेकर के M2 ले लेता हूं, बोलो तो ये कितना हो जाएगा, M2 इंटू V2। तो M1 M2 अलग अलग होगा, V1 V2 अलग अलग होगा, अरे इनिशियल और फाइनल मोलरिटी अलग अलग होगा ना, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम अलग अलग होगा ना, लेकिन इनिशियल एंड फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट सेम ही होगा, बोलो है ना, बोलो। तो बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन क्या हमेशा सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बोलो है ना। तो मैं कह सकता हूं ना, इन डाइल्यूशन इनिशियल मोल ऑफ, बोल बेटा, सॉल्यूट क्या होगा, इक्वल होगा, दैट मीन्स जो N1 है ये किसके बराबर होगा, N2 के। N1 किसके बराबर है, M1 V1, तो ये किसके बराबर होगा, बोलो। अब V2 को तुम क्या लिख सकते हो, V प्लस V डैश, बोलो। तो हमेशा यही है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तुमसे पूछे कितना वॉल्यूम और ऐड किया होगा, तो V2 की वैल्यू V प्लस V डैश से निकाल लेना। क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या, यही पार्ट तुमको यहाँ पे लिखा हुआ था डायरेक्टली, कह रहा है इफ ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1 एंड मोलरिटी कितना M1 एंड डाइल्यूटेड अप टू वॉल्यूम कितना V2, उसमें वॉल्यूम ऐड करके वॉल्यूम कितना कर दिए V2,
तो M1 और M1V1 इज इक्वल टू M2V2, वेयर M2 क्या होगा, मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन या रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बोलो ना हाँ या ना। लेकिन याद रखना कि ये जो V2 है, ये जो तो V2 है, ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V डैश। क्योंकि पहले इनिशियल वालों को तुमने V1 ले लिया ना, तो इसको V1 ले लिया। इस V2 में से V1 को माइनस करोगे तब तुमको V डैश निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तुमको इस टाइप से भी क्वेश्चन मिलेगा कि जब किसी बने बनाए सॉल्यूशन में अगर पानी करते हो, डाइल्यूट डालते हो, तो क्या हो सकता है। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस देखो, एक और केस लिखा हुआ है ना कि अभी हमने क्या डाला इसमें, प्योर सॉल्वेंट डाला, जहां से क्या है, सॉल्यूट आए, सॉल्वेंट आए। सिर्फ देखो ना, तुमने क्या डाला, सिर्फ सॉल्वेंट, तो क्या यहां से सॉल्यूट आए, क्या नहीं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि किसी अगर बने हुए सॉल्यूशन में मैं किसी दो सॉल्यूशन को ऐड कर दूं, किसको ऐड कर दूं, दो सॉल्यूशन को ऐड कर दूं। समझो, ये भी एक सॉल्यूशन है। बोलो, पहले किसी सॉल्यूशन में हम सिर्फ पानी डालते थे, अब दो सॉल्यूशन को ही ऐड कर रहे हैं। अगर सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ मोलरिटी इनिशियल कितना होगा, M1, वॉल्यूम कितना होगा, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। बोलो हाँ या ना। इस सॉल्यूशन का भी कुछ अपना मोलरिटी होगा, इसके मोलरिटी को क्या ले लूं, M2, वॉल्यूम को और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को। बोलो हाँ या ना। तो इन दोनों सॉल्यूशन को ऐड किया तो बताओ इसका मोलरिटी M1 प्लस M2 होगा क्या। समझो, इसमें तुमने कितना स्पून चीनी डाला था, 4 स्पून। और समझो ये सॉल्यूशन भरत ने बनाया, इसने 2 स्पून डाला होगा। बोलो हाँ ना। तो इसका कुछ मीठापन होगा, इसका कुछ मीठापन होगा। अब मैं दोनों को मिक्स कर देता हूँ, दोनों को क्या कर दूँ, तो क्या मीठापन बढ़ जाएगा। तुम तो वही कह रहे हो कि मोलरिटी M1 प्लस M2 कर देने के लिए होगा क्या, नहीं। सिर्फ क्या ऐड होगा, वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन और मोल कभी भी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ओनली क्या एडिटिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम। तो इस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, V1 प्लस, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, बोलना। इस सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे, ध्यान से समझना। इस सॉल्यूशन में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे। पहले सॉल्यूशन से कितना आएगा, N1, अरे इससे 4 स्पून आएगा और इससे कितना आएगा, 2 स्पून। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, N1 प्लस, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, तो ये हो गया टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन का क्या निकालूं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, क्या निकालूं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालूं, तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगा, टोटल मोल बाय टोटल वॉल्यूम। तो क्या होगा, टोटल मोल अपॉन क्या, टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम होगा। बोलो है ना। तो टोटल मोल कितना आया, बोल कितना आया, N1 प्लस, और टोटल वॉल्यूम, अब ये N1 किस सॉल्यूशन से आ रहा है, यहां से, तो N1 क्या होगा, N1 क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, M1V1। अरे देखो ना, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, N/V, N इज इक्वल टू M इंटू V। इस सॉल्यूशन से N2 कितना होगा, M2V2। अरे किसी भी सॉल्यूशन के मोलरिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला भाता, मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू M1V1 प्लस, नीचे में क्या बेटा, V1 प्लस V2। कभी भी अगर तुम किसी सॉल्यूशन को मिक्स करते, अब समझो इसी में मैं पानी भी ऐड कर देता तो पानी से क्या मोल ऑफ सॉल्यूट आता, क्या नहीं आता, पानी से मोल ऑफ सॉल्यूट आता, क्या नहीं आता। सिर्फ पानी क्या बढ़ाता, वॉल्यूम। तो सिर्फ नीचे में प्लस V3 कर देते। जहां जहां से सॉल्यूट आ रहा है वहां से M1V1 M2V2 ले आओ, और जहां जहां से वॉल्यूम आ रहा है वहां वॉल्यूम को ले आओ। तो हमेशा मोलरिटी क्या होगा, टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम।
तो जहाँ जहाँ से टोटल मोल आ रहा है टोटल मोल ले लो, जहाँ जहाँ से वॉल्यूम आ रहा है टोटल वॉल्यूम ले लो। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो यही ये लिखा हुआ था यहाँ पे कि इफ ए सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम कितना V1 एंड मोलिडिटी कितना M1, तो वहाँ से मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा M1 V1 मिक्स्ड विद द अनदर सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट हैविंग वॉल्यूम कितना V2 एंड मोलिडिटी कितना M2। बोलो है ना? तो क्या हो गया M1 V1 और ये क्या हो गया M2 V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 बोलो इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये MR क्या है? MR ऐसे लिख लेना, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बोलो है ना? तो मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या आ गया इधर M1 V1 प्लस क्या बेटा अपॉन क्या, यही तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स था, उससे रिलेटेड मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन फार्मूला दोनों बता दिया। क्लास 11th में तुमको मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन फार्मूला नहीं पढ़ना है, लेकिन जब तुम कुछ अच्छे बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको यहाँ पे प्रॉब्लम मिलेगा। क्या निकालना है? मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोलरिटी। पहला क्या कह रहा है 200 ml ऑफ एंड 1 मोलर HCl एंड 300 ml ऑफ वाटर। ध्यान से समझना, पहला कोई एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितना दिया हुआ है 1 मोलर एंड वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन में तुम क्या मिक्स कर रहे हो? तो कह रहा है फाइनल सॉल्यूशन का क्या बताओ, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ऊपर में क्या आएगा टोटल मोल और नीचे में क्या आएगा टोटल वॉल्यूम। अब टोटल मोल क्या, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बोलो है ना? मोलरिटी M इजिकल टू क्या होता है N/V, तो N इजिकल टू क्या बेटा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, क्या आ जाएगा टोटल मोल। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अरे हाँ ना, तो कुछ तो बोल ले, बोलो। तो अब यहां से देखो टोटल मोल कितना आएगा, मोलरिटी कितना 1 इनटू वॉल्यूम लीटर में लेना है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 200, तो कितना ले लूं 200/1000 मोल तो इतना आएगा। वॉल्यूम कहाँ से आएगा 200 यहाँ से 300 यहाँ से, बोलो ना। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 500, लेकिन 500 मिलीलीटर में है तो अपॉन किस में 1000। अब देखो 1000 से ऊपर भी डिवाइड किया, 1000 से नीचे भी डिवाइड किया, तो वॉल्यूम अगर दोनों जगह मिलीलीटर में ले लोगे तो वापस से भी आगे जाके कैंसिल ही होना है ना। तो कभी वॉल्यूम मिलीलीटर में तो मिलीलीटर में ले लेंगे। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो आंसर कितना हो गया 200/500, तो कितना 0.4 मोलर। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया तो हाँ बोलना, ना समझ में आया तो ना बोलना। क्या समझ में आया? पक्की बात। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा 1500 ml ऑफ HCl और उसमें क्या ऐड कर दिया 28.25 ग्राम ऑफ HCl, मतलब सॉल्यूट डाल दिया। मतलब समझो ना, इसमें इसने 4 स्पून डाल के सॉल्यूशन बनाया था, फिर किसी ने आकर के 2 स्पून शक्कर और डाल चीनी और डाल दिया। तो हमेशा मोलरिटी का यही फॉर्मूला टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो हमेशा देखो मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, टोटल मोल कहाँ से, तो एक तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलरिटी कितना है 1 इंटू वॉल्यूम 1500। बोलो, लेकिन 1500 को किस में लाना पड़ेगा 1000 में, प्लस यहां से कितना मोल आएगा। अब इस ये वेट दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, तो वेट के रिस्पेक्ट में मोल क्या हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो क्लोरीन का कितना 35.5 और हाइड्रोजन का कितना 1, तो 35.5 प्लस 1 कितना बेटा अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम तो यही रहेगा कितना बेटा 1500 बाय, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं। तो ये कितना हो गया 1.5 प्लस ये कितना 1/2, तो कितना 0.5 अपॉन ये कितना बेटा, अरे ये 0.5 नहीं आएगा 18 2 जा 36, तो कितना आया 2/1.5, तो 20/15 ले लो तो कितना आ गया 4/3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 200 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl और 100 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। तो यहाँ से भी सॉल्यूट निकलेगा, यहाँ से भी सॉल्यूट निकलेगा, यहाँ से सॉल्यूट कितना निकलेगा? 200 इंटू 1, और यहाँ से कितना? 100 इंटू, ये टोटल मोल हो गया। इसको तुम क्या ले लो? N1, इसको क्या ले लो? तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ शॉर्ट में। मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन या रिजल्टिंग सॉल्यूशन, टोटल मोल कितना बेटा? 200 200 इंटू 1, 200 हुआ। चलो, प्लस मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितना गया? 50 अपॉन टोटल वॉल्यूम 200 ml यहाँ से 100 ml यहाँ से, टोटल वॉल्यूम कितना? 300। क्या 1000 से डिवाइड करूँ क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर भी 1000 कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया? 25 अपॉन 30, तो 5/6। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आसान लग रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 200 ml ऑफ 0.1 मोलर क्या बेटा? HCl, और 100 ml यहाँ पे वाटर है। तो ये पहले क्वेश्चन के जैसा है। देखो 200 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस वहाँ पे 300, यहाँ पे 100, क्या कर लोगे? क्या समझ में आया? यही तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का सबसे लास्ट पार्ट था, सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, एक को सॉल्यूट दूसरे को क्या? सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है उसी को क्या बोलते हैं? उसका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एक्सेप्ट मोलरिटी, वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। क्या क्या पढ़ा? पहले परसेंटेज कैलकुलेशन में वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ लिया। एक और टर्म्स आता है लास्ट में, मैं तुमको हेडिंग डाल देता हूँ। जैसे मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी क्या होता है? NORMALITY, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया इक्विवेलेंट, बोलो हाँ ना। और हम तो अब तक क्या पढ़ रहे थे? मोल मोल। तो मोलरिटी मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है, और इक्विवेलेंट जो होता है ना, इक्विवेलेंट जो होता है कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे मोल कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन, तो इक्विवेलेंट निकालते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तुम कहोगे फिर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो ये मॉलिक्यूलर वेट को एक नंबर है n फैक्टर, उससे डिवाइड कर देते हैं। किसे डिवाइड कर देते हैं? तो जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते हो, वैसे तुमको अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है, नंबर ऑफ, तो तुम क्या करो? नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दो, किससे? n फैक्टर से। कोई एक नंबर है जिसको nf लिख दिया, n फैक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? n फैक्टर। तुम कहोगे n फैक्टर है क्या? यही हम लोग आगे जाकर के पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई सब्सटेंस एसिड है, तो एसिड क्या देता है? तो एसिड जितना H प्लस देगा वही उसका n फैक्टर होगा। बेस क्या होगा? तो एक बेस जितना OH माइनस देगा वही क्या होगा उसका? अगर कोई आयन है तो आयन पे जो चार्ज होगा वही उसका क्या होगा? n फैक्टर। तो ये कोई एक नंबर है जो अलग अलग केस में हम इस नंबर को अलग निकालते हैं। बेसिकली ये पार्ट मैं आपको जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना, चौथा चैप्टर, तो आपको समझा दूंगा। वैसे भी 11th में नॉर्मलिटी को आप इग्नोर ही कर देंगे। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? तो यही आपका 11th का पार्ट था बेटा, मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट, जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। दैट्स ऑल अबाउट योर मोल कॉन्सेप्ट।
अगले क्लास में हम इस पे क्या करेंगे, कुछ पूरा स्टार्टिंग से लेकर के अब तक के कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।